नमस्कार। खास प्रोग्राम खास मुलाकात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मुलाकात में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि 2027 की तैयारियों में किस तरह से आप लोग जुट गए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी 2027 के लिए? देखिए, पार्टी ने अभी नीचे जिलों से लेकर के प्रांतीय स्तर तक परिवर्तन का पहला पार्ट पूरा किया है और मैं समझता हूँ दूसरे पार्ट की तरफ भी पार्टी जा रही है और उसके बाद तीसरे पार्ट में ग्रास रूट लेवल की जो हमारी यूनिट्स हैं इत्यादि हैं, वहाँ जो कुछ भी परिवर्तन करना होगा, जो भी एडिशन अल्ट्रेशन करना होगा वो किया जाएगा और उसके लिए हमारे हाईकमांड ने कुछ निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों हमारे साथियों को बुलाया था और अभी मैं समझता हूँ फिर इनकी एक बैठक होने जा रही है इस विषय में जो है। और कोशिश ये है पार्टी की कि जल्दी से जल्दी सारी इकाइयाँ दुरुस्त कर दी जाएं, सारी यूनिट्स जो है सब यूनिट्स दुरुस्त कर दी जाएं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षता में और पार्टी अपने फोकस वर्क की तरफ लग जाए और उसका ध्यान जो है जो चुनाव है उसकी तरफ पूरी तरीके से केंद्रित हो जाए। मुद्दे इस बार के किस तरह के हावी इस बार रहने वाले हैं? कांग्रेस किस तरह के मुद्दे उठाएगी? हालांकि क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले जब इलेक्शन हुए तो कई बार जैसे कि जुम्मे की नमाज की बात आ जाए या मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आ जाए, तो आप क्योंकि हर बार कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये इफेक्टेड करती हैं चुनाव। देखिए, आप एक बार ठग सकते हैं, दो बार ठग सकते हैं, हमेशा तो नहीं ठग सकते। हमसे 2017 में एक गलती हुई, नहीं तो शायद 2022 में नहीं ठगे जाते। हमको 2017 में जैसे इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार ने जुम्मे की नमाज पढ़ने की छुट्टी कर दी थी सरकारी दफ्तरों में सब, तो हमको इनसे कहना चाहिए था कि बताओ कहाँ की है, तुमने झूठ बोला है और उस झूठ के खिलाफ एक मूवमेंट चलाना चाहिए था। हम वो मूवमेंट उस समय नहीं चला पाए। हमको 2017 के प्रारंभ ही हमको इनसे सीधे सीधे कहना चाहिए था कि भाई बताओ हमको कहाँ है वो नोटिफिकेशन, वो गजट नोटिफिकेशन, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन के बिना कोई छुट्टी नहीं हो सकती, किसी के बयानों से या किसी के कहने से छुट्टी नहीं होती। और वो छुट्टी होगी तो किसी हाई स्कूल में होगी, किसी इंटर कॉलेज में होगी, किसी प्राइमरी में होगी, किसी कार्यालय में होगी, किसी आंगनवाड़ी में होगी, कहीं तो होगी ना। तो कहीं छुट्टी हुई हो शुक्रवार के दिन, शुक्रवार जुम्मे का मतलब शुक्रवार, तो हजारों कार्यालय हैं राज्य सरकार के, तो हमको कहना चाहिए था कहीं एक दिखाओ और तुमने झूठ बोला है। हमको 2017 में ही इनकी सरकार को अवैध सरकार डिक्लेयर करना चाहिए था कि हम नहीं मानते तुम्हारी सरकार वैध सरकार है, तुम जो है झूठ के गर्भ से पैदा हुए हो। तो हम 2017 में जो स्ट्रेटेजिकल चूक कर गए, 2022 में भी हमको उसका परिणाम भुगतना पड़ा और ठीक चुनाव प्रचार के बीच में इन्होंने फिर एक झूठ कॉइन अप कर दिया। कहा कि जो है कांग्रेस ने कहा है, पहले तो कांग्रेस ने कहा, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको मेरे ऊपर डाला। यह हरीश रावत ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और मैं उस समय लालकुआं में चुनाव में था बीच में, जो खंडन हमने दिया वो खंडन तो कम छपा और जो प्रचार भाजपा का हुआ नीचे से लेकर के शीर्ष तक, इनका कोई भी नेता 2017 में भी झूठ बोलने में सब सम्मिलित थे। मतलब इनका छोटे नेता से लेकर के सबसे बड़का नेता भी जो है झूठ बोलने में सम्मिलित थे और पूरी ताकत से सम्मिलित थे। 2022 में भी इन्होंने उतनी ताकत से झूठ बोला और पूरी शक्ति लगा करके झूठ बोला, जबकि हकीकत ये है, आज तो मैं तो इनसे ये तक कह चुका हूँ कि दिखाओ किसी कांग्रेस नेता का बयान दिखाओ कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, किसी मेरा दिखाओ, प्रीतम सिंह जी का दिखाओ। उस समय वो
CLP लीडर थे, गणेश गोदियाल जी जो है PCC प्रेसिडेंट थे, आखिर देगा कौन बयान? यही तो देंगे ना। तो कोई शीर्ष नेता किसी का बयान तो दिखाओ हमको, कहाँ है वो बयान? तो ये नहीं दिखा पाए, बल्कि मैंने तो यही भी कह दिया, मैंने कहा तुम कहीं से किसी उसमें दिखा दो हमको, किसी अखबार में दिखा दो, पंजीकृत अखबार में दिखा दो, कहीं भी किसी चैनल में आया हो, किसी यूट्यूब में आया हो, किसी पोर्टल में आया हो, दिखा दो तो हम राजनीति छोड़ देंगे। मैं तो 10 लाख रुपए तक का इनाम घोषित कर चुका हूँ, सार्वजनिक इनाम घोषित कर चुका हूँ, कोई दिखाए मेरा बयान करके है। लेकिन भाजपा उसके बाद चुप्पी साध जाती है। आपने देखा होगा, मैंने जो वर्चुअली एक बड़ी राजनीतिक गाली है, मैंने कहा कि इनकी 2017 की सरकार भी और 2022 की सरकार भी, ये दोनों सरकारें जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से निकली हुई है? ये झूठ के गर्व से पैदा हुई है सरकारें हैं। लेकिन भाजपा के किसी व्यक्ति ने भी, जो बात बात में थाने दौड़ते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, मेरे ऊपर FIR दर्ज कराना तो अलग रहा, मुझको नोटिस तक नहीं दिया, क्योंकि भाजपा एक बात जानती है कि जितना अब इस पर चर्चा होगी उतनी उनकी पोल खुलेगी, उनकी पोल खुलेगी। बल्कि आपके चैनल में भी चर्चा के बाद जो है भाजपाई अवॉइड करेंगे इस बात को, यदि आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे जब, तो क्योंकि भाजपा को मालूम है कि जितना बात आगे बढ़ेगी इससे हमारी पोल खुलेगी। इसीलिए मैंने न्याय यात्रा निकाली इसके खिलाफ, इन 2 झूठों के खिलाफ। और मैं जगह जगह मंदिरों में गया, मैंने कहा ये झूठ बोला है इन्होंने, भाजपा वालों ने, और इनको भगवान अब आप ही दंडित करिए। तो भाजपा बिल्कुल गुमसुम होगी इस इशू पे जो है। तो हमने अब 2027 के लिए इनके झूठ बोलने के रास्ते को, ये कम से कम इस तरीके के मामले में जो है, जो संवेदनशील मामला बन जाता है मुस्लिम वाला, इस ऐसे मामलों पर आप ये झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि लोगों को सारे राज्य के मालूम हो गया है कि भाजपा ने ये झूठ बोल करके सब हासिल किया था। न्याय यात्रा आपने की, कितना फायदा आप उस न्याय यात्रा का भी मान रहे हैं, और क्या आप लोगों को समझाने में? हाँ, मुझे इस बात की खुशी है, एक आध स्थान को छोड़ करके जितने स्थानों में हम न्याय यात्रा में गए, वहाँ जिला पंचायत के पंचायती चुनाव में हमारी बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा। कई एरियाज में जहाँ हम ज़्यादा समय दे पाए, तो उन एरियाज में तो 4 के 4, कहीं 7 के किसी ब्लॉक में जो है 3 है तो 3 के 3 सब कांग्रेस के लोग चुन करके आए। इसीलिए आपने देखा होगा कई ब्लॉकों में, कई जगह जो है लास्ट तक कांग्रेस, इनके सारे चोरी चारी के बावजूद भी, छीना झपटी डकैती भी डाली ना मेंबर्स की, और उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस कई जगह बड़ी अच्छी पोजीशन में हमने टक्कर दी उनको। जी, अच्छा, चुनावी समय में सर एक चीज़ ये ज़रूर देखी जाती है कि गैरसैंण का मुद्दा काफ़ी हावी हो जाता है कि राजधानी बनाएंगे, पूर्णकालिक बनाएंगे। हालांकि ग्रीष्मकालीन बीजेपी ने बनाई, और आपका भी, क्योंकि कहा जाता है आपके समय में ही नींव रखी गई, तो क्या मानते हैं आप? नहीं, नींव नहीं रखी गई। हमारे समय में विधानसभा भवन भी बना, हमने सचिवालय बनाने के लिए वेबकॉस को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था और उनको काम दे दिया था। 57 करोड़ रुपया उसके लिए डिपॉजिट कर अभी वो डिपॉजिट पड़ा होगा, 500 आवासीय भवन बनाने के लिए वो दे दिया था हमने। तो वहाँ सारा जितना स्ट्रक्चर बना है, जो राज्य बनने से बाद में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है, एक भी ईंट लगी है तो वो उसी कालखंड में लगी है जिस समय कांग्रेस की सरकार थी जो है। इन्होंने कुछ नहीं किया वहाँ, इन्होंने केवल कागज में ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं किया भाजपाइयों ने। अब रहा सवाल राजधानी के प्रश्न का जो है, इसमें हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है ये निर्णय करेंगे, अध्यक्ष जी और हमारे ये लोग बैठेंगे, ये लोग तय करेंगे। जो पंचमुखी नेतृत्व हमारा, ये जो है पंचमुखी रुद्राक्ष जो है, ये नेतृत्व हमारा जो है ये निर्णय करेगा कि क्या इसको हमने मुद्दा बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन मेरी स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है, जो पार्टी ने पहले तय किया है
मैं उसी के साथ खड़ा हूँ। मैं ज़रा सा प्राचीनवादी आदमी हूँ, तो जो जो पार्टी ने पहले किया है या कहा है या किया है, मैं उसी के साथ खड़ा जी। हूँ। अच्छा, आप एक चीज़ भी कहते हैं कि मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बना दीजिए। राज्य के मुख्यमंत्री भी आप रहे हैं, तमाम पदों पर रहे हैं, अब ब्लॉक अध्यक्ष के ब्लॉक पद। अध्यक्ष तो नहीं कहा मैंने, बूथ अध्यक्ष जी। कहा। मैं समझता हूँ जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने आ गई है आज, मैं अकेले उत्तराखंड में नहीं देख रहा हूँ इस बात को, मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहा हूँ। इन चुनौतियों में एक बार हम सबको, जितने भी नेता हैं, सबको जो है बूथ के साथ जोड़ना पड़ेगा और बूथ के साथ अपने जुड़ाव को पूरी तरीके से घनिष्ठ करना पड़ेगा। उसको हमको रियूनाइट अपने को जो है बूथ को समर्पित करना पड़ेगा, ताकि हम नीचे के स्तर पर जो है मजबूत हो सके। मजबूत हो सकें और भाजपा का मुकाबला कर सकें। जी। अच्छा सर, वोट चोरी का मुद्दा आप लोग जोर शोरों से उठाते हैं, वोट चोरी की बात आप कह रही हैं, और अब तो बात ये भी आने लगी कि 2022 में विधानसभा में, जब उत्तराखंड में विधानसभा इलेक्शन हुए, तब भी वोट चोरी हुई। हाँ, ये लोग रोज ही देख रहे हैं, रोज ही देख रहे हैं। आप एक अंदाज बताइए, बिहार में इतने दावे के साथ सब ठोक ठोक करके कह रहे हैं, छाती ठोक करके कि साहब SIR ठीक हुआ, ठीक हुआ, ठीक हुआ। अरे भैया, तो आपका एक व्यक्ति जो MP रहा कल तक राज्यसभा का, उसके दोनों वो वायरल हुए हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का भी वायरल हुआ है, और दिल्ली के विधानसभा के बाद जो है वो बिहार में भी विधानसभा के चुनाव में वोट डाल रहा है, वो वायरल हुआ है, सबने देखा है। मैंने खुद, मेरी फेसबुक में आप देखिएगा, मैंने एक व्यक्ति का डाला है देहरादून का, जिस व्यक्ति ने नगर पालिका के चुनाव में भी वोट डाला है, यहाँ नगर निगम के, और उसका अपना वो अपनी और अपनी पत्नी का वो वायरल किया है, जो कुछ कहना है कहा है, और उसके बाद उसी व्यक्ति ने जो है बिहार में जाकर के भी अपना वोट डाला है। तो ऐसे फर्जीफिकेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया भाई? MP वाला तो जो है जग जाहिर है ना, MP वाला ही एक्शन ले लेते। तो हमको लगता कि SIR में जो है, जो लोग ड्वेल वोटिंग कर रहे हैं, जो जुर्म है, वो उसको रोकने के लिए चुनाव आयोग प्रयत्न कर रहा है। तो एक कैसा SIR है जो भाजपा का तो व्यक्ति जो कुछ भी कर ले, जैसे भी कर ले, वो तो अनदेखी कर दे रहा है, और औरों के लिए SIR कहा जा रहा है। और देखिए SIR का कवर इन्होंने क्या बनाया है, कह रहे हैं कि घुसपैठिए निकाल रहे हैं, बांग्लादेशी निकाल रहे हैं, रोहिंग्या निकाल रहे हैं। अरे भैया, 12 साल 10 साल से 11 साल से सत्ता में हो केंद्र में, तो अब 11 साल से घुइयाँ छिड़ रहे थे। कितने बांग्लादेशी निकाले आपने 11 साल के अंदर? कितने रोहिंग्या इसी दौरान तो आए रोहिंग्या, कितने रोहिंग्या आपने निकाले, बताओ तो सही। और आज भी कहाँ है? हम कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं, बांग्लादेशी हैं तो निकालो, रोहिंग्या हैं निकालो। कोई बाहर का व्यक्ति ऐसा है जो हमारे देश का नागरिक नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करको, उसको निकालो, उसके खिलाफ पूरी शक्ति लगा करके काम करो। लेकिन उसकी आड़ में तुम जेन्युइन गरीब वोटर को, यदि दलित को, अति पिछड़े को, कांग्रेस को वोट देने वाले व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके, ये इन्होंने वोटिंग बिहेवियर डाल लिया है कि ये इन वोटर्स ने पिछले 3 चुनावों में किनको वोट दिया है, और ऐसे वोटर में से यदि 1000 वोटर है तो 100 वोट उड़ा दो। और आपने हर चुनाव में, आप पता कर लीजिएगा, देहरादून में भी घूम घूम करके पता कर लीजिएगा, हर चुनाव में हर बूथ के अंदर 150 वोट इस तरीके के गायब हो जाते हैं और 150 वोट जुट जाते हैं।
तो आप यदि हर बूथ में 100 का 100 कट जाएंगे और 100 जुड़ जाएंगे, औसत लगा लीजिए, तो कितना बड़ा परिवर्तन पैदा हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन पैदा कर दिया जा रहा है वोटर लिस्ट के जरिए जो है, और चुनाव आयोग इसको रोक नहीं पा रहा है, इसलिए हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं महाराज SIR करो, डबल SIR करो, मगर ऐसी SIR करो जो न्याय संगत हो, जो गरीब का वोट काटे नहीं और गलत वोट को जो है, अब एक ही घर में 100 परिवार, 80 परिवारों के नाम लिखे रहेंगे, क्या वो जेन्युइन वोटर हैं? और ये वो जेन्युइन नहीं है तो उनको काट क्यों नहीं रहो? और यदि राहुल गांधी जी ने गलत कहा तो उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने तो सारे देश के मीडिया के सामने डिस्प्ले किया है कि भाई यह है, यह हुआ करके, तो तुम उसको वो क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसलिए ये SIR जो है ये डाइसी है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हम सही निष्पक्ष SIR के पक्ष में हैं, मगर जब अंपायर ही मिला हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर खेल कैसे सही होगा? इस समय जो इलेक्शन कमीशन है वो कहीं न कहीं सत्ता के साथ पार्टी हो गया है पूरी तरीके से। सर लगातार क्योंकि वोट चोरी की बात आप कर रहे हैं, और ऐसे में क्योंकि वोटर लिस्ट जब जारी होती है तो कई लोगों के नाम कट जाते हैं, और ऐसा वाकया आपके साथ भी हुआ कि इलेक्शन हुए और आपका नाम कट गया वोटर लिस्ट से? देखिए, हमारा जो इलेक्शन लॉ है वो एक साफ तौर पर कहता है यदि किसी का नाम आप काट रहे हैं तो भी नोटिस देंगे, यदि किसी का आप चेंज कर रहे हैं तब भी जो है आप नोटिस देंगे उनको। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं है। जब मैं जहाँ पहले मेरा नाम था, जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ नहीं, अगल बगल के 4 पोलिंग स्टेशनों में गया, मैंने कहा भाई शायद यहाँ हो, तो वहाँ मेरा नाम नहीं है। और दिन भर ये चलता रहा कि हरीश रावत का नाम कट गया, गायब करके। शाम को 7 साढ़े 7 बजे मुझको जिलाधिकारी का टेलीफोन आता है कि साहब वो आपका नाम जो है किसी इधर कोई पोलिंग बूथ है वहाँ मिला है आपका नाम। मैंने कहा भाई धन्यवाद, लेकिन अब तो तुमने वोट डालने का समय ही निकाल दिया है। नहीं, वो कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझ करके किया। डीएम ने इत्यादि ने तो कोशिश की, खोजा मेरा नाम, लेकिन जिन लोग, जब वो वहाँ से चेंज किया गया तो नियम ये कहता मुझे नोटिस दिया जाएगा, मुझे सूचना दी जाएगी। तो न जाने कितने ऐसे लोगों को ऐसे डाल दिया जाता है ना वोटों को, और ताकि वो अपना वोट खोजते रहें, वो डाल ही ना पाए। तो ये काम जो है इलेक्शन कमीशन के स्तर पर होता है, हाँ, ये BLO के स्तर पर होता है। और आजकल BLOs को जो है पूरी तरीके से भाजपा ने, सत्ता ने अपने कब्जे में ले लिया। सर, ये जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हुई, इसका जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? और क्योंकि लगातार इस तरह के वाकये अब सामने आने लगे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जी। यदि आप ईमानदार हैं, यदि आज की सरकार ईमानदार है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी ईमानदार हैं, क्योंकि बार बार डेमोग्राफिक चेंज इत्यादि की बात कर रहे हैं, हम भी उससे चिंतित हैं। तो पहली बात यह है कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल वार किसके समय में कितना डेमोग्राफिक चेंज हुआ, आए कौन लोग आए, कहाँ बसे, उसका ब्यौरा, उसका व्हाइट पेपर, ये व्हाइट पेपर ऑन डेमोग्राफिक चेंज इन उत्तराखंड, ये बना करके दो। और मेरा अपना आरोप है, अकेले देहरादून के अंदर केवल मलिन बस्तियों में अपना बहुमत बनाने के लिए भाजपा ने 5,000-6,000 लोगों को बसाया है। इसी दौरान सत्ता में आने के बाद, इसी 6-7 साल के अंदर
अकेले अकेले देहरादून के अंदर बसा है। और यदि सभी पूरे जिलों में देख लिया जाए, आज दूर दूर तक जो है ऐसे लोग चले गए हैं जिनका उन गांव के अड़ोस पड़ोस से कोई पता पानी नहीं है, और उन्होंने मकान बना लिए हैं वहाँ, और उनमें 10-10, 15-15 लोग उनके नाम जो है वहाँ रजिस्टर वो कर दिए गए हैं। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि देहरादून में फ़ायदा लेने के लिए बीजेपी ने बसा दिया, ऐसे ही बीजेपी भी कह रही है कि बनभूलपुरा में फ़ायदा लेने के लिए, हल्द्वानी में फ़ायदा लेने के लिए कांग्रेस ने बसा दिया। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में इधर जो भी लोग बसे हैं, अब उनको वीड आउट कर लो। बनभूलपुरा में जो लोग बसे हुए हैं, यदि उनमें से आपको अधिकांश परिवार ऐसे हैं जो पीढ़ियों से वहाँ हुए हैं, मतलब राज्य बनने से पहले से ही नहीं, उससे भी पहले से जो है, जब भी थोड़ा बहुत व्यापार इत्यादि आवागमन शुरू हुआ तो तब से लोग आकर के बसे हैं। वहाँ लोगों की 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ हो गई हैं। आज उनको जो है केवल धर्म के आधार पर आप लोगों की निगाह में बाहर प्रचारित करें, शंका की निगाह से देखें, तो ये अन्याय है। और ये अब ठीक है कि जब पहले कोई 1000 लोग होंगे ऐसे, तो जब परिवार बढ़ेंगे, जैसे और आबादी बढ़ी है, उसी तरीके से और उनकी आबादियाँ भी बढ़ी हैं, उनकी आबादी भी बढ़ी है। तो इसलिए बनभूलपुरा को दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि ये कांग्रेस के समय में ला करके बसाए गए हैं करके, ये हकीकत नहीं है। जी सर, जंगली जानवरों का आतंक क्योंकि इन दिनों उत्तराखंड में देखा भी जा रहा, काफ़ी बढ़ रहा है, तमाम लोगों की जानें भी जा रही हैं। क्या लग रहा है, सरकार नाकाम है या फिर क्या हो रहा है? बिल्कुल नाकामी नहीं है, इनके पास नासमझ भी है, इनके पास समझ ही नहीं है, इनके पास कोई किस तरीके से हम जो है वन्य जीव जो दिन प्रतिदिन अब वायलेंट हो रहे हैं, और उनके कारण गाँव के अंदर लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है, और जो पलायन के एक बड़े कारणों में अब जुड़ने जा रहा है, निरंतर हो रहे पलायन के, तो ये इनके पास उसकी समझ ही नहीं है। जब समझ नहीं है तो निदान कैसे करोगे? ये तो केवल इतना भर मान ले रहे कि हमने पहले 5 लाख था, हमने उसको बढ़ाने करके 10 लाख करने की अनुमति केंद्र देता है, तो जो है उसकी अनुमति मांग ले ली। अब एक बयान पढ़ रहा था, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कि भालू से घायल को भी 10 लाख दिया जाएगा, पता नहीं दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, गुलदार से घायल को भी 10 लाख दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, भगवान जाने। लेकिन ये मैं मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था, तो केवल अरे जिंदगी के लिए तुम यही मूल्य थोड़ी है, उसकी रक्षा का उपाय, और आपको उसके लिए पूरे परिवेश को समझना पड़ेगा, एक और ऐसा परिवेश सृजित करना पड़ेगा जिस परिवेश के अंदर ये चीज़ें घटनाएं कम हो। तो आपके पास समझ ही नहीं है। जी क्योंकि सर आप कह रहे हैं कि पलायन भी इस दिशा में हो रहा है क्योंकि लोग खाली भी कर रहे हैं। अच्छा, वाइब्रेंट विलेज भी स्कीम के तहत भी गाँवों को विकसित करने की बात कही जा रही है। 400 ऐसे गाँव हैं जिनको विकसित किए जाएंगे। एक बात बताओ, वाइब्रेंट विलेज अंग्रेजी कह देने से हमारे मडवे को मिलेट कह दिया, मिलेट कह देने से मडवा उत्पादक किसान को बोनस थोड़ी मिल गया, या मडवे की खेती लाभदायक खेती में थोड़ी परिणत होगी, तुमने मिलेट नाम दे दिया। तो इन्होंने इसी तरीके से जो है वाइब्रेंट विलेज कह दिया, उससे उन गाँवों की दशा थोड़ी सुधर जा रही है। हाँ, ये जो आजकल बॉर्डर टूरिज्म भी एक पूरे देश के अंदर, वहाँ नाथुला तक कहाँ तक लोग जाते हैं, लोग जो है एक वो है, और वो सारे देश के अंदर एक है। तो हमारे यहाँ भी जो सीमांत क्षेत्र है, यदि हम उनमें पर्यटकों को ले जा सकते हैं और उसके लिए नए आकर्षण के क्षेत्र खोजे जाते हैं, जैसे हमारे समय में हमने ओम पर्वत आदि कैलाश यात्रा प्रारंभ की थी,
जो अब जिसको मोदी जी ने जहाँ तप करके उसको एक फेम दे दिया, एक फेम दिया। बल्कि उसी क्षेत्र के अंदर जो गुंजी क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र के अंदर होम स्टे की योजना जो शुरुआती दौर में हमने होम स्टे स्टार्ट किए तो उनमें वहाँ भी स्टार्ट किया। बल्कि हमने वहाँ के जो पुराने शैली के घर हैं उनको सांस्कृतिक संवर्धन योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया, तो उसको इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन अब वाइब्रेंट हो गए हैं वो विलेज, जिस तरीके से शब्द लगता है अंग्रेजी में आपके हमारे कानों में गूंजता है, आप जरा जा कर के देखिए, जो है कुछ समय ठीक है, बाकी समय अब भी सुनसान है। जब तक वहाँ की स्थानीय आधार पर आप स्थायी आर्थिक गतिविधियाँ नहीं पैदा करोगे और उन गतिविधियों को इस स्तर तक नहीं लाओगे कि वो बाहर जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा वहाँ कमा सकें, तब तक गांव का बेटा गांव में स्थायी रूप पर नहीं लौटेगा। और जहाँ स्थिति बदल रही है लौट रहे हैं। जैसे बिमला गुंजियाल आईजी थी, वो गुंजी हमारा सीमांत विलेज है, उसकी ग्राम प्रधान बनी है। लेकिन गुंजी की स्थिति में परिवर्तन भाजपा की वजह से नहीं आया, गुंजी के लोगों की योग्यता की वजह से आया, और उस योग्यता को संवारने में कांग्रेस का हाथ रहा है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की नीतिगत कुछ फैसले थे जिनके कारण जो है आज वो एरिया जो है इतना गुंजायमान हुआ है। और ख़ास मुलाकात में आज मेरे मेहमान थे हरीश रावत जी, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे।